इजराइल की पावर इस समय पूरी दुनिया को दिख रही है। ऐसे में एक मुस्लिम देश इजराइल के साथ आया है। तो कौन सा है वो देश और क्या है मुद्दा, जानेंगे इसे। वहीं दूसरी तरफ क्यों खास है पीएम मोदी का औरंगाबाद दौरा, एक नज़र इस पर भी। इसके अलावा बाबा बागेश्वर की हिंदू पद यात्रा के क्या है संकेत, एक नज़र इस पर भी। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं निवेदिता। इजराइल और मुस्लिम देशों के बीच रिश्ते सुधारने के लिए बने अब्राहम समझौते में अब एक और बड़ा मुस्लिम देश सामने आया है। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को घोषणा की कि कजाकिस्तान जल्द ही इस ऐतिहासिक समझौते का हिस्सा बनने वाला है। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट टोकायेव की मौजूदगी में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। ट्रंप का कहना है कि हम जल्द ही साइनिंग सेरेमनी की तारीख घोषित करेंगे। कई और भी देश हैं जो इस समझौते में शामिल होने की इच्छा जता चुके हैं। अब सवाल है कि आखिर ये अब्राहम समझौता क्या है। दरअसल ये समझौता 2020 में ट्रंप के पिछले कार्यकाल के दौरान शुरू हुआ था। इसका नाम अब्राहम यानी हजरत इब्राहिम से लिया गया, जिन्हें यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों धर्मों के पैगंबर माने जाते हैं। इस समझौते के तहत इजराइल और कुछ अरब देशों ने आधिकारिक तौर पर दोस्ताना संबंध स्थापित करने का फैसला किया। सबसे पहले यूएई और बहरीन ने इसमें शामिल होकर इजराइल के साथ कूटनीतिक, व्यापारिक और रक्षा संबंध शुरू किए। इसके बाद मोरक्को ने भी इसमें कदम रखा। लेकिन ये कहानी इतनी आसान नहीं है। कई मुस्लिम देश और फिलिस्तीन समर्थक इस समझौते को फिलिस्तीन के साथ अन्याय मानते हैं। उनका कहना है कि इजराइल से रिश्ते तभी सामान्य होने चाहिए जब फिलिस्तीन को उसका हक और स्वतंत्र देश का दर्जा मिले। फिलिस्तीन मुद्दे की वजह है इजराइल और अरब देशों के बीच दशकों से तनाव। हालांकि अब्राहम समझौते ने पहली बार कई मुस्लिम देशों को इजराइल के साथ खुलकर संबंध बनाने का रास्ता दिखाया। गुरुवार को ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सेंट्रल एशिया के 5 देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, इनके देश के नेताओं से मुलाकात की। ट्रंप का दावा है कि इनमें से कई देश अब्राहम समझौते में शामिल होंगे और जल्द ही घोषणा की जाएगी। असल में अमेरिका इस वक्त सेंट्रल एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जहां रूस और चीन पहले से ही मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। ऐसे में कजाकिस्तान का इस समझौते में जुड़ना अमेरिका के लिए रणनीति की जीत मानी जा रही है। लेकिन इस पूरे डिप्लोमेटिक गेम को सबसे बड़ा झटका गाजा जंग से लगा। इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू होने के बाद इस समझौते की गति लगभग रुक सी गई। 2020 तक जो देश अब्राहम रिकॉर्ड से जुड़ने की लाइन में थे, उन्होंने बातचीत रोक दी। यहाँ तक कि सऊदी अरब, जो इस समझौते में शामिल होने के सबसे करीब था, उसने साफ कहा कि फिलिस्तीन के लिए रास्ता साफ हुए बिना कोई समझौता नहीं होगा। अब बात करें कजाकिस्तान की, तो वहां की सरकार ने बयान जारी किया है कि समझौते को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है। सरकार ने कहा कि हमारी विदेश नीति का स्वाभाविक विस्तार है, जो बातचीत, आपसी सम्मान और स्थिरता पर आधारित है। कजाकिस्तान के पहले से ही इजराइल के साथ राजनयिक और आर्थिक संबंध है, इसलिए विश्लेषक इसे केवल एक औपचारिक कदम मान रहे हैं। अमेरिका को उम्मीद है कि कजाकिस्तान की एंट्री से अब्राहम समझौता दोबारा रफ्तार पकड़ेगा, क्योंकि गाजा युद्ध के बाद ये डिप्लोमेटिक पहले ठप्प पड़ी थी। अब देखना होगा कि क्या सऊदी अरब और बाकी मुस्लिम देश भी आने वाले महीनों में इजराइल से रिश्ते सामान्य करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे, या फिर फिलिस्तीन मुद्दा एक बार फिर इस समझौते की राह में सबसे बड़ी दीवार बन जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के लिए सबसे कठिन जोन यानी औरंगाबाद की धरती से हुंकार भरी। ये वो इलाका है जहां पिछले चुनाव में एनडीए को 0 सीट मिली थी, लेकिन इस बार लक्ष्य है कि 0 से हीरो बनने का। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में औरंगाबाद की 6 में से 6 सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस ने कब्जा जमाया था। अब पीएम मोदी की ये रैली इस क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशियों में नई उम्मीद और जोश भरने की कोशिश है। क्या मोदी लहर 2025 में यहां असर दिखा पाएगी? चलिए जानते हैं सीट दर सीट हालात।
2020 में यहां राजद के भीम यादव ने बीजेपी के मनोज कुमार शर्मा को 35,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। भीम यादव को 81,000 से अधिक मत मिले थे, जबकि बीजेपी को सिर्फ 45,000। ओबरा विधानसभा से ये सीट भी राजद के खाते में गई थी। ऋषि कुमार ने लोजपा के प्रकाश चंद्रा को 23,000 से ज्यादा मतों से मात दी थी। नवीनगर सीट यहां राजद के विजय कुमार सिंह ने जेडीयू के वीरेंद्र कुमार सिंह को करीब 20,000 वोटों से हराया था। कुटुंबा विधानसभा वर्तमान में ये सीट कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार के पास है। उन्होंने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के श्रवण भुइया को 16,000 से ज्यादा वोटों से हराया। औरंगाबाद विधानसभा यहां भी कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। आनंद शंकर सिंह ने बीजेपी के रामधार सिंह को 3,000 वोटों के अंतर से मात दी। रफीगंज विधानसभा ये सीट राजद के मोहम्मद निहालुद्दीन ने जीती थी। यहां जेडीयू तीसरे नंबर पर रही, लेकिन अब 2025 में तस्वीर बदलने की कोशिश है। एनडीए इस बार यहां नई रणनीति और नए चेहरों के साथ मैदान में है। गोह सीट से बीजेपी ने अमरेंद्र कुमार को मैदान में उतारा है, जबकि राजद ने सीटिंग विधायक भीम यादव की जगह रणविजय साहू को टिकट दिया है। ओबरा सीट पर फिर वही पुराने चेहरे राजद के ऋषि कुमार और रामविलास वाली लोजपा के प्रकाश चंद्रा के बीच सीधी टक्कर। नवीनगर में जेडीयू ने बड़ा दांव खेला है। इस बार मैदान में है आनंद मोहन सिंह के बेटे चेतन आनंद, जबकि राजद में सीटिंग विधायक विजय कुमार सिंह को हटाकर आमोद कुमार सिंह को उतारा है। कुटुंबा में कांग्रेस ने दोबारा राजेश कुमार पर भरोसा जताया है, पर हम के सेकुलर ने इस बार ललन राम को मौका दिया है। औरंगाबाद सीट पर बीजेपी ने बड़ा बदलाव किया है। पूर्व मंत्री रामाधार सिंह की जगह अब मैदान में है पूर्व सांसद गोपाल नारायण सिंह के पुत्र त्रिविक्रम सिंह। रफीगंज में जेडीयू ने भी बाजी पलटने की कोशिश की है। यहां इस बार मैदान में है प्रमोद सिंह, जबकि राजद के नए चेहरे गुलाम शाहिद को उतारा है। यानी साफ है कि औरंगाबाद में 2025 की लड़ाई चेहरों की नहीं, रणनीति की होगी। एनडीए को पिछली बार की भरपाई करनी है और पीएम मोदी की आज की रैली इस मिशन की सबसे बड़ी शुरुआत मानी जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मोदी की ये हुंकार एनडीए को औरंगाबाद में जीरो से हीरो बना पाएगी या फिर इस बार भी महागठबंधन का जादू कायम रहेगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर सुर्खियों में हैं। शुक्रवार से उन्होंने शुरू की है 10 दिन की विशाल पदयात्रा, जो 7 नवंबर से 16 नवंबर तक चलेगी। ये यात्रा दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के रास्तों से होकर गुजरेगी। बाबा बागेश्वर के मुताबिक ये 145 किलोमीटर लंबी यात्रा हिंदुओं में एकता लाने, जातिवाद खत्म करने और देशभक्ति का संदेश फैलाने के लिए निकाली गई है। उन्होंने कहा कि देश में राष्ट्रवाद चाहिए, जातिवाद नहीं। हमारे हिंदू बच्चे सुरक्षित रहें, देश का इस्लामीकरण ना हो, यही हमारा संकल्प है। बाबा ने साफ किया कि ये यात्रा किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि हिंदुओं के समर्थन में है। उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं, बल्कि हिंदू एकता के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। जातियां हो सकती हैं, लेकिन जातिवाद नहीं होना चाहिए। देश सबका है। इस पदयात्रा में अब तक 40,000 लोग रजिस्टर हो चुके हैं। हर दिन यात्रा की शुरुआत राष्ट्रगान और हनुमान चालीसा से होगी। बाबा बागेश्वर के साथ सभी यात्री 7 शपथ लेंगे, एकता, सद्भावना और राष्ट्रभक्ति की। बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर कहा कि कुछ लोग तिरंगे में चांद देखना चाहते हैं और हम चांद पर तिरंगा देखना चाहते हैं। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को न्योता दिया है, जिसके दिल में हिंदुत्व की भावना है, वो इस यात्रा का हिस्सा बन सकता है। खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।